नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिस्टिक फाइब्रोसिस के बारे में। दोस्तों ये क्या होता है? तो सिस्टिक फाइब्रोसिस माता-पिता से बच्चों में आने वाला एक रोग है और इससे आपके फेफड़ों, पाचन तंत्र और अन्य अंगों को हानि पहुंचती है। जो ऊतक, बलगम, पसीना या फिर पाचन रस बनाते हैं, सिस्टिक फाइब्रोसिस होने से उन्हें नुकसान पहुंचता है और ये तरल पदार्थ सामान्य रूप से पतले और चिकने होते हैं और जिन लोगों को सिस्टिक फाइब्रोसिस होता है उनमें असामान्य जीन के कारण ये तरल पदार्थ गाढ़े और चिपचिपे हो जाते हैं। लुब्रिकेंट का काम करने के बजाय ये तरल पदार्थ अंगों की नलियां जाम कर देते हैं, खासकर फेफड़ों और अग्नाशय की। सिस्टिक फाइब्रोसिस से पीड़ित लोगों को नियमित देखभाल की जरूरत पड़ती है, परंतु वह आम लोगों की तरह रोजाना स्कूल या दफ्तर जा पाते हैं। आजकल सिस्टिक फाइब्रोसिस रोगियों का जीवन पहले से काफी बेहतर हो चुका है। इलाज और टेस्ट में बेहतरी से सिस्टिक फाइब्रोसिस से पीड़ित लोग अब मध्य 30 साल तक बड़े आराम से जी सकते हैं और कुछ लोग 40-50 साल की उम्र तक भी जी सकते हैं। तो इसके लक्षणों की बात की जाए तो सिस्टिक फाइब्रोसिस के लक्षण रोग की गंभीरता पर निर्भर करते हैं। एक ही व्यक्ति में लक्षण समय के साथ गंभीर भी हो सकते हैं या फिर ठीक भी हो सकते हैं। कुछ लोगों में किशोरावस्था या फिर वयस्क अवस्था तक लक्षण नहीं दिखते। सिस्टिक फाइब्रोसिस के रोगियों के पसीने में सामान्य से अधिक नमक होता है। माता पिता अपने बच्चों को चूमते समय उस नमक को महसूस कर सकते हैं। सिस्टिक फाइब्रोसिस के अन्य लक्षण श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र को प्रभावित कर सकते हैं। हालांकि सिस्टिक फाइब्रोसिस से पीड़ित वयस्कों में अग्नाशय शोथ, बांझपन और निमोनिया के लक्षण दिख सकते हैं। बात करें श्वसन तंत्र के लक्षणों की तो सिस्टिक फाइब्रोसिस से संबंधित गाढ़ा और चिपचिपा बलगम फेफड़ों से हवा अंदर और बाहर ले जाने वाली नलियों में फंस जाता है। तो उसके जो लक्षण है वो है बार बार बलगम वाली खांसी आना, सांस लेते समय सीटी बजने जैसी आवाज आना, सांस न आना, व्यायाम न कर पाना, बार बार फेफड़े में इन्फेक्शन होना या फिर नाक की नली में सूजन और बंद नाक। बात करें पाचन तंत्र के लक्षणों की तो जो नलियां पाचन एंजाइम को अग्नाशय से छोटी आंत तक लेकर जाती है, गाढ़ा बलगम उनमें फंस जाता है और पाचन एंजाइम के ना होने से आंतें जो है वो खाने से पोषण नहीं ले पाती और उसका नतीजा क्या होता है कि बदबूदार और चिकना मल आता है, वजन नहीं बढ़ता है और न ही शारीरिक विकास होता है। आंत में रुकावट आती है, खासकर नवजात बच्चों में, और गंभीर रूप से कब्ज भी होता है। ज्यादातर शरीर से मल निकालते समय जोर लगाने के कारण मलाशय, जो कि बड़ी आंत का हिस्सा होता है, वो गुदा से बाहर निकल सकता है और जब ये बच्चों में होता है तो ये सिस्टिक फाइब्रोसिस का कारण बन सकता है। माता पिता को एक डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए जिससे कि सिस्टिक फाइब्रोसिस के बारे में जानकारी हो। अगर मलाशय का हिस्सा गुदा में आ जाए तो उसके लिए सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है। तकनीकी परीक्षण और इलाज के कारण ये समस्या पहले के मुकाबले अब कम हो गई है। दोस्तों डॉक्टर को कब दिखाना है? तो अगर आपके बच्चे में सिस्टिक फाइब्रोसिस के लक्षण हैं या फिर आपके परिवार में किसी को ये समस्या है तो अपने डॉक्टर से इस बारे में बात करें। अगर आपके बच्चे को सांस लेने में परेशानी आ रही हो तो तुरंत डॉक्टर से बात करें। दोस्तों जानेंगे कि सिस्टिक फाइब्रोसिस क्यों होता है। तो सिस्टिक फाइब्रोसिस जीन में बदलाव आने के कारण होता है। जो प्रोटीन ऊतकों से नमक अंदर या बाहर भेजता है, सिस्टिक फाइब्रोसिस के कारण उसमें बदलाव आ जाता है और इस वजह से श्वसन, पाचन और रिप्रोडक्टिव तंत्रों में बलगम, गाढ़ा और चिपचिपा हो जाता है। पसीने में भी नमक की मात्रा बढ़ जाती है। जीन में कई अलग बदलाव आ सकते हैं और इस प्रकार के जीन में बदलाव रोग की गंभीरता के अनुसार आते हैं। बच्चों में अपने माता पिता से एक जीन की कॉपी आनी चाहिए जिससे कि उन्हें ये बीमारी हो सकती है और अगर उनमें इस जीन की एक ही कॉपी आती है तो वो इस रोग से प्रभावित नहीं होंगे, परंतु अपनी आने वाली पीढ़ी में ये रोग कर सकते हैं। सिस्टिक फाइब्रोसिस होने की संभावना किन कारकों से बढ़ जाती है? तो ये बीमारी माता पिता से बच्चों में आती है। अगर आपके घर में किसी को सिस्टिक फाइब्रोसिस है तो आपको भी उसके होने की संभावना हो सकती है। दोस्तों बात करते हैं कि सिस्टिक फाइब्रोसिस से कैसे बच सकते हैं। तो अगर आपको या आपके पति या पत्नी के परिवार में किसी को सिस्टिक फाइब्रोसिस है तो बच्चे करने से पहले अपनी जेनेटिक टेस्टिंग कराएं। ये टेस्ट प्रयोगशाला में खून को जांच कर किया जाता है और इससे आपके बच्चों को सिस्टिक फाइब्रोसिस होने का जोखिम पता चल सकता है। अगर आप गर्भवती हैं तो जेनेटिक टेस्ट से आपके होने वाले बच्चे में सिस्टिक फाइब्रोसिस होने की संभावना का पता चल सकता है। आपके डॉक्टर उस बच्चे के लिए और टेस्ट भी कर सकते हैं। जेनेटिक टेस्ट हर किसी के लिए नहीं होता है। जेनेटिक टेस्ट करवाने से पहले अपने जेनेटिक विशेषज्ञ से बात कर ले कि इसके परिणाम जानने से आप पर मानसिक प्रभाव क्या होगा। बात करें इसके निदान की तो इसका परीक्षण करने के लिए डॉक्टर कुछ टेस्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नवजात शिशु के परीक्षण की। तो एक स्क्रीनिंग टेस्ट में अग्नाशय से निकलने वाले केमिकल IRT यानी कि इम्यूनो रिएक्टिव ट्रिप्सिनोजन, उसका स्तर देखा जाता है कि वो सामान्य से ऊपर है या नहीं। नवजात शिशु में IRT का स्तर समय से पहले जन्म या फिर तनाव भरी डिलीवरी के कारण ज्यादा हो सकता है और इस वजह से सिस्टिक फाइब्रोसिस का परीक्षण निश्चित करने के लिए अन्य टेस्ट भी किए जाते हैं। IRT का स्तर जांचने के साथ साथ जेनेटिक टेस्ट भी किया जाता है और जिससे परीक्षण निश्चित हो सके।
सिस्टिक फाइब्रोसिस करने वाले जीन के लिए टेस्ट किए जा सकते हैं जिससे कि उसकी कमियां दिख सके। और ये देखने के लिए कि किसी बच्चे को सिस्टिक फाइब्रोसिस है या नहीं, डॉक्टर पसीने का टेस्ट कर सकते हैं जब बच्चा 2 हफ्तों का हो। और पसीने को जांचते समय डॉक्टर त्वचा के छोटे से हिस्से पर पसीना लाने वाला केमिकल लगाएंगे और वो पसीना इकट्ठा करके उसकी जांच करते हैं कि वो पहले से ज़्यादा नमकीन है या नहीं। और ये टेस्ट सिस्टिक फाइब्रोसिस जांचने वाले क्षेत्रों में ही हो सकता है। बात करें बच्चे और बड़ों की जांच की, तो जिन बच्चों और बड़ों का पैदा होते ही टेस्ट नहीं होते उनके लिए सिस्टिक फाइब्रोसिस टेस्ट करने पड़ते हैं। और अगर आपको अग्नाशय शोथ, नाक में मांस बढ़ना, साइनस, फेफड़ों में इन्फेक्शन, ब्रोंकाइटिस या पुरुषों को बांझपन है तो आपके डॉक्टर आपको जेनेटिक और पसीने का टेस्ट कराने की सलाह दे सकते हैं। दोस्तों, बात करते हैं इसके इलाज की, और इलाज में बात करते हैं दवाइयों की। तो फेफड़ों के इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए आप एंटीबायोटिक ले सकते हैं। फेफड़ों में ऑक्सीजन पहुंचाने वाली नलियों में सूजन घटाने के लिए आप दवाइयां ले सकते हैं। बलगम को कम गाढ़ा करने के लिए दवाइयां, जिससे कि उसमें उसे थूक कर बाहर निकाला जा सके, उससे फेफड़े ढंग से काम करेंगे। ब्रोंकोडायलेटर को सूंघ कर लिया जाता है जिससे कि ब्रोंकियल नलियों की मांसपेशियों को आराम मिलता है और वो खुली रहती हैं। अग्नाशय से निकलने वाले एंजाइम को टैबलेट के रूप में लिया जाता है जिससे कि पाचन शक्ति ठीक हो जाए और शरीर को खाने से पोषण मिल सके। बात करें छाती की फिजियोथेरेपी की, तो छाती में जमे बलगम को कम गाढ़ा करके उसे खांस कर बाहर निकलना आसान होता है। छाती की फिजियोथेरेपी से बलगम जो है वो कम गाढ़ा होता है। सामान्य रूप से इसे दिन में 1 से 4 बार किया जाता है। आपके डॉक्टर आपको बताएंगे कि आपको किस प्रकार की फिजियोथेरेपी की जरूरत है। बात करें वेस्ट थेरेपी की, तो कुछ यंत्रों से भी फेफड़ों का बलगम पिघलाया जा सकता है। एक वाइब्रेट करती हुई छाती पर लगाए जाने वाली वेस्ट या फिर एक मास्क या ट्यूब लगाया जाता है जिसमें कि आप सांस छोड़ते हैं। बात करें पल्मोनरी पुनर्वास यानी कि पल्मोनरी रिहेबिलिटेशन की, तो आपके डॉक्टर एक ज़्यादा समय तक चलने वाली चिकित्सा के बारे में भी बता सकते हैं जिससे कि आपके फेफड़ों की हालत सुधरेगी और बाकी शारीरिक काम भी ढंग से होंगे। व्यायाम करने से आपकी हालत सुधर सकती है। सांस लेने की तकनीक जिससे बलगम पिघल सकता है और सांस लेने में आसानी हो सकती है। पोषण से संबंधित जानकारी, काउंसलिंग और रोगी को सहारा देना, आपकी अवस्था के बारे में आपको जानकारी देना। और अब बात करते हैं सर्जरी और कुछ और उपायों की। तो नाक से बढ़ा हुआ मांस निकालना, तो आपके डॉक्टर आपके नाक में बढ़ रहे मांस को हटाने के लिए सर्जरी का प्रयोग कर सकते हैं। बात करें ऑक्सीजन थेरेपी की, तो अगर आपके ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गई है तो आपके डॉक्टर आपको शुद्ध ऑक्सीजन लेने की सलाह देंगे जिससे कि आपका बीपी जो है वो फेफड़ों में बढ़े नहीं। बात करें एंडोस्कोपी की, तो एंडोस्कोप से आपके बलगम से भरी हुई नलियों में से बलगम निकाला जाता है। बात करें खाना खाने के लिए नली की, तो सिस्टिक फाइब्रोसिस से आपकी पाचन शक्ति पर प्रभाव पड़ता है जिससे कि आपको खाने से पूर्ण पोषण नहीं मिलता। आपके डॉक्टर आपको कुछ समय के लिए एक नली का प्रयोग करने के लिए बोल सकते हैं जिससे कि आप सही तरीके से खाना खा सकें और आपको सोते समय खाने का पूरा पोषण मिल सके। ये नली आपके नाक से पेट तक डाली जा सकती है या फिर सर्जरी करके सीधा पेट में डाली जा सकती है। बात करें मल निकालने के लिए होने वाली सर्जरी की, तो अगर आपके शरीर में किसी रुकावट की वजह से मल नहीं निकल रहा है तो उस रुकावट को हटाने के लिए सर्जरी की जाती है। और बात करें फेफड़ों के प्रत्यारोपण की यानी कि लंग ट्रांसप्लांट, तो अगर आपको सांस लेने की समस्या है या फिर फेफड़ों में जानलेवा इन्फेक्शन है और आप एंटीबायोटिक नहीं खा सकते तो आपको अपने फेफड़े बदलवा लेने चाहिए, क्योंकि ब्रोंकाइटिस में बैक्टीरिया फैलता जाता है जिससे कि श्वसन नलियाँ फैलती जाती है और जैसे कि सिस्टिक फाइब्रोसिस, और इसमें दोनों फेफड़े बदले जा सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को कर ले क्लिक ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।